हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपना जर्नल एंट्री प्लस लेजर। आज की क्लास तो हमारी बनती है ट्रायल बैलेंस की, बट उससे पहले हम कुछ अपनी टर्म्स पढ़ेंगे क्योंकि उसको समझे बिना आगे जाना कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले टर्म हम लेंगे अपनी बैड डेट्स। बैड डेट्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अपना माल उधार पर बेचती है। जिन भी कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन उधार पर सामान बेचती है उन कस्टमर को हम डेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर राम को गुड्स सोल्ड किए हैं उधार पर, क्रेडिट पे इसको गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड किए। इसकी एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स? मिस्टर राम अकाउंट डेबिट, इसको सेल किया हमने ऑर्गेनाइजेशन ने, टू सेल्स अकाउंट। सेल क्यों क्रेडिट हुई है स्टूडेंट? ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा, जैसे आपको पता है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स आती हैं उसमें। और मिस्टर राम से हमने पैसा लेना है, राम को क्रेडिट पे सेल किया। अगर कैश पे सेल किया होता तो कैश डेबिट होता, इसलिए राम को हमने डेबिट किया है। राम हमारे डेटर्स हो गए हैं। अब स्टूडेंट डेटर्स भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। डेटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। गुड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, थर्ड वन इज बैड डेट्स। गुड डेट्स मतलब आपको पूरा मतलब श्योरिटी है, 80 to 100% आपको श्योरिटी है कि ये बंदा आपके पैसे देगा, तो वो आपके गुड डेट्स में क्लासीफाई हो जाएंगे। डाउटफुल डेट्स हो गए, आपको 50% चांसेस है, क्या पता बंदा दे पैसा, क्या पता नहीं दे। बैड डेट्स का क्या हुआ? बैड डेट्स में वो बंदा ही भाग गया, ठीक है, बंदा ही भाग गया। वो ये तो करेगा नहीं कि अब मैं भाग रहा हूँ भाई आपके पैसे दे जाता हूँ पहले, वैसा तो होगा नहीं। तो बैड डेट्स में आपको चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं कि ये बंदा मेरे पैसे नहीं देगा, क्योंकि बंदा ही भाग गया, बंदा या इंसॉल्वेंट हो गया, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं है कि वो आपके पैसे दे सके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। देखते हैं अब, क्योंकि हमें पढ़ना है बैड डेट्स, इसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है, और इसको कहते क्या? बैड डेट्स। स्टूडेंट्स बैड डेट क्या है? एनीथिंग विच आर डेटर नॉट एबल टू पे अस। मैं इसको लिख देती हूँ। एनीथिंग विच आर डेटर नॉट एबल टू पे अस। ये तो स्टूडेंट हो गया इसका मीनिंग। अब हम देखेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये मीनिंग देख लो जिसने देखना है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर अकाउंट। स्टूडेंट बैड डेट को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैड डेट एक हमारा एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया ना ये हमारा बैड डेट हमारा, कि हमें पता है ये पैसा आना ही नहीं है, तो हम इसको अपनी बुक्स में क्यों शो करेंगे, हम इसको अपनी बुक से निकाल लेंगे एक किस्म से। तो ये बैड डेट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और डेटर, डेटर हमेशा हमारे क्या होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा एंट्री में, डेटर हमने डेबिट किए और सेल को क्रेडिट किया। अब हमने एट द एंड ऑफ द ईयर देखना है कि हमारे फायदा क्या डेटर्स को रखने का हमें अपनी बुक्स में, जब हमें पता कि आना ही नहीं है, इसलिए इस डेटर्स को हम रिवर्स कर देंगे।
डेटर को, अगर डेटर हमारा डेबिट है, इसको रिवर्स करने की एंट्री क्या हो जाएगी, इसको हम क्रेडिट कर देंगे अपने डेटर्स को अपनी बुक्स में। इसलिए बैड डेट हमने लॉस अपना बुक कर लिया बुक्स में, और अपने डेटर्स को हमने रिवर्स कर दिया। डेटर हमेशा मतलब डेबिट साइड आते हैं हमारे, इसलिए रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी, हम डेटर्स को अपना कम कर देंगे, 2 डेटर्स कर देंगे, इसको क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे हम इसको। अब इसके थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। राम is declared insolvent, राम को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। सपोज राम से हमने 10,000 रुपीज लेने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे दिवालिया निकल गया। बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल ना के बराबर है इस टाइम, वो हमें पैसे दे ही नहीं सकता। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी जो भी उसके पास हो, मतलब कुछ भी उसके पास नहीं है। नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, कोई प्रॉपर्टी होगी, क्या पता उसको बेच के कुछ ना मिला है। तो 10,000 हमने राम से लेने थे, इसकी क्या एंट्री पास होएगी स्टूडेंट्स? हमारी बुक्स में राम स्टैंड होगा ना एज ए डेटर, हमने इसको डेबिट किया होगा राम को। अब हमें ये खत्म करना है, क्योंकि हमें पता है इससे पैसे आना ही नहीं है, 0% चांस है कि राम से पैसा आएगा। सबसे पहले तो राम को हम क्रेडिट करेंगे, अपनी बुक से खत्म करेंगे, टू राम, कि भाई इससे पैसा आना ही नहीं है, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री पास होगी स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। राम डिक्लेयर हो गया स्टूडेंट्स हमारा इंसॉल्वेंट, और जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसमें 50% अमाउंट हमें रिकवर हो गया है। 50% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। सपोज उससे हमने लेना था 10,000 रुपीज, इसकी क्या एंट्री पास होगी स्टूडेंट्स? 50%, 10,000 में हमें 50% अमाउंट मिल रहा है और 50% हमें पता है कि नहीं मिलना। 50% हो गया, 5,000 हमें मिल रहा है, किस में मिल रहा है? कैश में मिल रहा है। और जो 5,000 है वो पता है हमें हमारा खत्म हो चुका है, बैड डेट्स खर्चा, हम इसको बुक कर देंगे अपनी बुक्स में। सबसे पहले तो राम को खत्म करेंगे, ये हमारी बुक्स में डेबिट हो रहा होगा टू राम अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे? कैश आया हमारे पास, इट्स अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल ये लगेगा इसका। और डेबिट किसको करेंगे? बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000। 5,000 ये हमारी जर्नल एंट्री पास होगी। कैश आया 5,000, बैड डेट एक्सपेंस बुक कर दिया हमने 5,000, राम को हमने खत्म कर दिया अपनी बुक से, 10,000 का अमाउंट हमने लेना था। स्टूडेंट ये हमारी कौन सी एंट्री होगी? इट्स अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है स्टूडेंट? जिसमें एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट होते हैं। इसमें जैसे 2 डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जहाँ 2 क्रेडिट होंगे 1 डेबिट होगा, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होंगे उसको आप कंपाउंड एंट्री कहेंगे। अदरवाइज हमारी ये सिंगल एंट्री होगी, जिसमें 1 डेबिट होगा या 1 क्रेडिट होगा, ये होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बैड डेट की। हम लास्ट ईयर में हमने राम को बैड डेट डिक्लेयर कर दिया है, राम को डिक्लेयर कर दिया हमने बैड डेट। हमें कोई होप नहीं है कि वो हमें पैसा देगा कि नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, मतलब 0% होप है कि हमें पैसा देगा, इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया, उसको अपनी बुक से खत्म ही कर दिया। बट करंट ईयर में स्टूडेंट उसने हमें पैसा दे दिया, करंट ईयर में हमें उसने पैसा दिया है, अमाउंट रिकवर्ड ₹10,000। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट आ गया, कैश आया इस साल पे हमें, जो हमने बैड डेट एक्सपेंस बुक किया था
हमने डेबिट किया था ना फर्स्ट एंट्री में, देखो बैड डेट को हम डेबिट कर रहे थे स्टूडेंट, तो हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमें पैसा आ गया है। तो बैड डेट जो हमने एक्सपेंस बुक किया था इसको हम रिवर्स कर देंगे टू बैड डेट रिकवर 10,000। स्टूडेंट जनरली ना हमें अमाउंट कहते हैं नाम मेंशन नहीं होता कि मिस्टर राम जैसे डेटर है, उन्होंने यूजुअली लिख दिया होता है कि डेटर, इसलिए हमें डेटर से ही एंट्री पास करनी होती है। जैसे इधर राम लिखा है डेटर आ जाएगा, क्वेश्चन में मैक्सिमम मेंशन नहीं होता डेटर का नाम, तो ऐसे एंट्री पास होगी आपकी, ये वाली एंट्री। ये 3 टाइप की एंट्रीज है, इसमें से मतलब आपकी कोई भी एंट्री आ सकती है आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे अपने एसेट्स। फर्स्ट क्लास में आपको एसेट्स हमने मोटा मोटा बताया था, तो आज हम उसको अपने डिटेल में बताएंगे क्योंकि बिना एसेट्स को अच्छे से पढ़े हुए आप ट्रायल बैलेंस नहीं कर सकते। एसेट का मीनिंग तो आपको पता ही है स्टूडेंट, एनीथिंग विच ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन, जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, वो चीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होती है। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसका अकाउंट्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सब कुछ पढ़ेंगे। मेन हमारा मोटिव रहेगा आज इसकी क्लासिफिकेशन हम अच्छे से करें। एसेट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, थर्ड वन इज योर फिक्टिशियस एसेट्स। लास्ट टाइम हमने नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स को मोटा मोटा पढ़ा था, आज हम थोड़े डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नॉन करंट एसेट्स को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड एसेट्स, एंड सेकंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स को फिर फर्दर क्लासिफाई किया 2 पार्ट्स में, टेंजिबल, इंटेंजिबल। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। एसेट हमने पढ़ा है विच ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन, और जिसकी वजह से फ्यूचर में उसे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। अब इधर फ्यूचर को डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स, फ्यूचर का स्कोप बताया गया है। कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट हमें 1 ईयर से ज़्यादा होगा उसे क्लासीफाई किया हुआ है अंडर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। किसी भी एसेट जिसका बेनिफिट 1 ईयर से ज़्यादा हो रहा है उसको कहेंगे नॉन करंट एसेट्स। अब एसेट्स हमें पढ़ा है विच ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होगा, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स हमने पढ़ा कि जिसका बेनिफिट 1 ईयर से ज़्यादा होगा उसे नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉन करंट एसेट्स की। एक पीरियड बना देते हैं, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। स्टूडेंट हम लेते हैं 30 सितंबर 2020 को हम कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं ₹70,000 का। अब साल के एंड में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं। हम एट द एंड ऑफ द ईयर देखते हैं ना अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितने एक्सपेंसेस है हमारे, कितने लॉसेज है। तो हम इधर देखेंगे कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं। हमने देखा हमारे पास कंप्यूटर एसेट तो है। अब हम इधर देखेंगे कि हमें इसका बेनिफिट 1 ईयर 31 मार्च से 2021
टू 31 मार्च 2022 को मिलेगा। यस, कंप्यूटर लिया है 2-3 साल तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही हमें। 31 मार्च 2023 तक भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट हमें 1 ईयर से ज़्यादा मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इसका बेनिफिट हमें 2-3 साल से ऊपर ही मिलता है। बाकायदा आपको इसको हथौड़े से तोड़ो या इसको धोने लग जाओ, उसको छोड़ के अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो इसका 1 ईयर से ऊपर बेनिफिट आपको मिलेगा। नॉन करंट एसेट्स की आपके आगे स्टूडेंट। अब इन्वेस्टमेंट देखेंगे हम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लैंड में, बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और आगे चल के इसको बेचते हैं। हम लैंड परचेज करेंगे, इसको हम साल में तो बेचेंगे नहीं, इसलिए ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें भी हम 1 ईयर से ऊपर पैसे लगाते हैं। मतलब इंटेंशन क्या है हमारी, इंटेंशन यही होनी चाहिए कि जब हम पैसा लगा रहे हैं उस चीज़ में, जब लैंड में लगा रहे हैं, जब बिल्डिंग में लगा रहे हैं, इंटेंशन जिस टाइम हम पैसा लगा रहे हैं उस टाइम हमारी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि हम इसको 1 ईयर से ज़्यादा इसको होल्ड करके रखें। अगर उस टाइम हमारी इंटेंशन यही है कि हमने 2-3 महीने में बेच देनी है, तो ये हमारा नॉन करंट एसेट्स में क्लासीफाई नहीं होगा, ये हमारा करंट एसेट्स में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आप लिख लो, इधर ही लिख लो, इधर लिखते हैं। प्रोसेस ऑफ investing money to earn profit। प्रोसेस है इन्वेस्ट करने का मनी कि हमें प्रॉफिट अर्न हो, सॉरी प्रोसेस लिख दिया मैंने, प्रॉफिट हो। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, टू पुट मनी इन प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हो, बिल्डिंग में लगा सकते हो, प्रॉपर्टी कोई भी होगी, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, एटसेट्रा, विद द एक्सपेक्टेशन टू अर्न प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी लॉन्ग टर्म बनेगी स्टूडेंट जब आपकी इंटेंशन होगी, जब आप पैसा लगा रहे हो कि हमें 1 ईयर से ऊपर इसको होल्ड करके रखना है। अगर आप इसको 1 ईयर से नीचे आपकी इंटेंशन है इसको होल्ड करने की, तो ये ऑटोमेटिकली करंट एसेट्स में क्लासीफाई कर दिया जाएगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट जब आप लैंड में पैसा लगा रहे हो, आपकी इंटेंशन मतलब यही होगी हमेशा 10 ईयर्स 20 ईयर्स, ताकि उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़े। कभी भी आप मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करते इन चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर क्लास। अब हमने सबसे पहले देखा एसेट, एसेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन नॉन करंट, सेकंड करंट, फिक्टिशियस। नॉन करंट भी 2 टाइप्स के, फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नाम से ही समझा जा रहा है, ये 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल स्टूडेंट्स आपको बताया था हमने, which can see or touch।